Good afternoon, class. In the financial derivatives, in the last video, I had completed Unit 2. Now, in this video, I am going to start Unit 3, in which you have to study the concepts related to options. As you all have already know that forward, future, and options, all these three factors are interrelated against the underlying asset. In forward contract, the transactions are normally fixed against the price for maximum up to 2 days, and in future contract more than 2 days. But in forward and future contract there is an involvement of obligation. What is obligation? Obligation means that if you are involved in any legal contract, then you have to fulfill that contract. But the concept of option is different. In the option, there is an involvement of right but not the obligation. Right means you have a right to buy or sell any number of quantity of any underlying asset at any time, either it is based on predefined rate or at spot rate. There is no specific obligation that if you go through any agreement you have to fulfill that agreement. There is a right available. Suppose that as an equity share, different prices are float in the market for different instruments. You have a right to purchase any number of instrument of any equity shares, and you also have a right to sell it at any time. So there is no involvement of any specific obligation. You have a right to buy or sell. तो इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर हम बात करें तो इस यूनिट के अंदर स्टार्टिंग हमारी सबसे पहले टॉपिक से होगी, दैट इज द ऑप्शंस. व्हाट इज ऑप्शंस? अभी जैसा मैंने डिस्कस किया, ऑप्शंस may be defined as a contract between two parties where one gives the other the right, not the obligation. यहाँ पे एक पार्टी दूसरे को राइट देती है, ना कि ऑब्लिगेशन, to buy or sell an underlying asset at a specified price within or on a specified time. एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने और बेचने का राइट देती है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर या उस डेट पे या किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे वो अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट कर सकता है, यानी परचेजिंग सेलिंग कर सकता है. द अंडरलाइंग एसेट मे बी कमोडिटी हो सकता है, स्टॉक इंडेक्स, करेंसी और एनी अदर एसेट. स्टॉक हो सकता है, करेंसी हो सकती है, या कोई भी एसेट जिसकी बाइंग सेलिंग मार्केट में ऑपरेट की जा रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज दैट a party has 1000 shares of Satyam Computers whose current price is 4000 per share. सपोज करिए एक पार्टी है जो 1000 शेयर सत्यम कंप्यूटर्स के उसके पास अवेलेबल हैं, जिसकी करंट प्राइस है 4000 पर शेयर, एंड अदर पार्टी एग्रीज टू बाय दीज 1000 शेयर्स ऑन और बिफोर अ फिक्स्ड डेट, दैट इज सपोज आफ्टर 4 months एट अ पर्टिकुलर प्राइस सेज दैट इट इज बिकम 4100 पर शेयर. अदर पार्टी ने 4 महीने के बाद, सपोज कर लीजिए उसने टाइम पीरियड 4 months कर दिया कि 4 महीने के बाद वो 4100 रुपये में इस वैल्यू को खरीदना, इस शेयर को खरीदना चाहेगा. यानी पर शेयर सेलर को कितने का फ़ायदा है? 100 रुपीज़ का. लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्लिगेशन होता तो मैंडेटरी हो जाता है कि उसी पार्टी को सेल आउट करना है, बट यहाँ पे क्या है? राइट है, ऑप्शन है. इन फ्यूचर विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही विल डेफिनेटली परचेज द शेयर्स बिकॉज बाय exercising the option he gets 100 profit from purchase of a single share. 4000 रुपये करंट प्राइस आज की डेट पे अवेलेबल है, एंड अदर पार्टी एग्री कर रही है खरीदने के लिए 4100 रुपये. तो अदर पार्टी यहाँ पे तैयार होगी खरीदने के लिए, रीज़न सेलर तैयार है बेचने के लिए क्योंकि उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया सिंगल शेयर. इन द रिवर्स केस, सपोज दैट द प्राइस गोज बिलो 4000, मार्केट प्राइस 4000 से नीचे हो गई, तो अब आप क्या करोगे? एंड डिक्लाइंस टू रुपीज 3900 पर शेयर, और मार्केट में ये वैल्यू 3900 पर शेयर हो गई.
ही विल नॉट एक्सरसाइज एट ऑल द ऑप्शन। अब जो परचेजर है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी टू परचेज अ शेयर ऑलरेडी अवेलेबल एट अ लो प्राइस, क्योंकि मार्केट में वो लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो ऐसे फेज में यहाँ पे ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है कि वो आपके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता है। मार्केट में कम प्राइस पे अवेलेबल है तो आपसे वो नहीं खरीदेगा, वो किसी और से परचेज कर लेगा। दस ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर। तो ऑप्शन यहाँ पे होल्डर को एक राइट देता है कि चाहे तो वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के एग्रीमेंट को, उस डील को कंप्लीट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ऑप्शन में राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा या बेचना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इन प्रेजेंट टाइम ऑप्शन आर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज लाइक फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शंस आपके मल्टीपल चीज़ों में अवेलेबल है। फॉरेन एक्सचेंज, बैंक टर्म डिपॉजिट्स, बैंक के टर्म डिपॉजिट्स में भी है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी सिक्योरिटी में भी अवेलेबल है। स्टॉक्स में भी है, कमोडिटी में भी है, मेटल में भी है, एक्सेट्रा। तो ये मल्टीपल आपके फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपके ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी आज की डेट पे अवेलेबल हो गई। तो आई थिंक ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस को आपके 3 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर ऑप्शन में आपके 2 कैटेगरी के ऑप्शंस लिए गए हैं। तो पहला है कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल एंड पुट ये 2 डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन कैटेगरी आपकी एक ही दी गई है। रीजन, बाय और सेल दोनों की बात करेंगे इसमें। तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन विच ग्रांट्स द बायर, दैट इज होल्डर, द राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक डेट फ्रॉम द सेलर। कॉल ऑप्शन आपको एक ऑप्शन देता है खरीदने का, इस चीज़ का राइट देता है कि आप चाहो तो सेलर से आप परचेज कर सकते हो किसी भी अंडरलाइंग एसेट की पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे और किसी स्पेसिफिक टाइम पे, यानी जो भी आपकी मैच्योरिटी डेट है उस पर या उससे पहले आप उस ऑप्शन को कंप्लीट कर सकते हो कि आप कॉल ऑप्शन में आपको राइट है कि आप खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन आपका बेसिकली इंक्लूड करता है द बायर द राइट टू सेल। जो बायर है जिसने खरीद रखा है उसको एक राइट देता है बेचने का किसी भी अंडरलाइंग एसेट को अगेंस्ट अनदर अंडरलाइंग एट अ स्पेसिफाइड टाइम ऑन और बिफोर अ प्री डिफाइंड डेट। जिस डेट पे आपने डिसाइड कर रखा उस पर या उससे पहले किसी भी अंडरलाइंग का मतलब यहाँ पे करेंसी ही आपका आएगा, क्योंकि आज के डेट पे आप करेंसी में ही आप चीज़ों को परचेज सेल कर सकते हैं। तो अगर एज अ बायर आपने कोई चीज़ परचेज कर रखी है तो आपके पास पुट ऑप्शन में राइट अवेलेबल है कि आप जब चाहो बेच सकते हो। वहाँ पे आपको बायर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बायर ढूंढना पड़ेगा तब आप सेल आउट कर पाओगे। यहाँ पे आप उस किसी अंडरलाइंग फैक्टर के बिहाफ पे यानी करेंसी के बिहाफ पे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉल एंड पुट ऑप्शन। सेकेंड कैटेगरी दैट इज अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अमेरिकन ऑप्शन हमें एज अ होल्डर राइट देता है या एज अ राइटर यानी बायर और सेलर दोनों को ही राइट देता है कि वो किसी अंडरलाइंग एसेट को ऑपरेट कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर डेट पे जो प्री डिफाइंड है या उससे पहले। यानी अमेरिकन ऑप्शन में आपको 2 तरह के ऑप्शंस मार्केट में हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन। अमेरिकन ऑप्शन आपको राइट देता है कि किसी भी ऑप्शन के ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर जिनके पास राइट अवेलेबल है वो अपने राइट को यूज़ करते हुए ऑन डेट या डेट के पहले अपने ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। अमेरिकन ऑप्शन प्रोवाइड द होल्डर और राइटर टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम बिफोर और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन। जो एक्सपायरी है उस डेट पे या उससे पहले किसी भी डेट पे आप अपने ऑप्शन को फुलफिल कर सकते हो, यानी अपने राइट को यूज़ करते हुए आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर यूरोपियन ऑप्शन की बात करें तो यूरोपियन ऑप्शन आपको सिर्फ ये ऑप्शन यानी राइट देता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपायरी। ऑन द अदर हैंड अ यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी और मैच्योरिटी। तो यूरोपियन ऑप्शन में यहाँ पे एक्सपायरी यानी मैच्योरिटी के पहले कोई ऑप्शन नहीं है बाइंग एंड सेलिंग का। जो आपने मैच्योरिटी डेट फिक्स कर रखी है उसी पे आप यूरोपियन ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज क्लियर दैट अमेरिकन ऑप्शन आर मोर पॉपुलर बिकॉज देयर इज टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज ऑफ द सेम। अमेरिकन ऑप्शन ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। बट इन इंडिया यूरोपियन ऑप्शन आर प्रेवलेंट एंड परमिटेड।
लेकिन इंडिया में जो परमिट किया गया है, जो इम्प्लीमेंट किया गया है, वो आपके लिए यूरोपियन ऑप्शन है। रीज़न, हमारे पास जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो प्री डिफाइंड फैक्टर्स पे ही होते हैं कि आपने प्री डिफाइंड डेट फिक्स कर लिया है, एक टाइम फिक्स कर लिया है और उसी टाइम के बिहाफ पे आपके ऑप्शंस भी ऑपरेट किए जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए, थर्ड कैटेगरी, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी ऑप्शन। ओटीसी स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका रिकॉग्नाइज्ड है, वैसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड भी एक रिकॉग्नाइज्ड आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज है, या आप कह सकते हो रिकॉग्नाइज्ड अंडरलाइंग एसेट का एक्सचेंज है, जहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यानी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे कर सकते हैं। Exchange traded option can be traded on recognized exchange like the future contract, over the counter जैसे आपके रिकॉग्नाइज है वैसे। और OTC की अगर बात करें, ओवर द काउंटर की बात करें, तो यहाँ पे आपके कस्टम टेलर्ड एग्रीमेंट है। कस्टम टेलर्ड का मतलब यहाँ पे दो पार्टी अपने बिहाफ पे चीज़ों को डिसाइड कर सकती है, यानी इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज नहीं बनाया गया है। यहाँ पे जो पार्टी अपने हिसाब से चाहे तो चीज़ों को वैरी करा सकती है। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन हैव स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट स्पेसिफिक है। क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ये सब आपका स्पेसिफिक है क्योंकि सबके लिए कॉमन है, स्टैंडर्ड रूल्स हैं। बट इन OTC ट्रेडेड ऑप्शन ट्रेडिंग देयर इज नो सच स्पेसिफिकेशन एंड टर्म्स आर सब्जेक्टिव एंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द। जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करते हैं तो ऑप्शन के लिए जो भी प्राइसेस फ्लोट करेगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके अंडरलाइंग एसेट फ्लोट करेंगे, वो सबके लिए एक जैसे होंगे। लेकिन जब आप OTC ऑप्शन में चले जाओगे तो आपने किसी पर्टिकुलर बायर या सेलर से म्यूचुअल कंसेंट पे कोई एग्रीमेंट किया है प्राइस का या क्वांटिटी का या क्वालिटी का, तो वो आपके ओवर द काउंटर ऑप्शन में चला जाता है कि यहाँ पे अब आप मार्केट से अलग हट करके म्यूचुअल कंसेंट पे आप ऑप्शन को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये तीनों कैटेगरी के ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज करेंसी ऑप्शंस। करेंसी की बात करें तो आज की अगर हम बात करें मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में हर कंट्री नॉर्मली ट्रेड कर रही है। हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम भी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है डिफरेंट फॉरेन करेंसीज की। तो इसके लिए करेंसी ऑप्शन एक मैंडेटरी फैक्टर है अपनी कंट्री के लिए। रीज़न, जब आप ऑप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप किसी भी कंट्री से किसी भी करेंसी में किसी भी रेट से आप ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर सकते हो। चलिए टॉपिक देखते हैं। विद द ओपनिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल मार्केट वर्ल्ड वाइड, द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर हैज इंक्रीज्ड एट अ फास्टर पेस। कैपिटल मार्केट की अगर हम ओपनिंग और इंटीग्रेशन की बात करें, कैपिटल मार्केट्स आप लोगों को पता है क्या होता है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आपके ट्रेड होते हैं लाइक इक्विटी, कमोडिटीज़, ये आपके कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट जब आपकी इसकी ओपनिंग हुई और उसका इंटीग्रेशन होने लगा तो उस फेज़ में वर्ल्ड में आपके फॉरेन करेंसी का भी फ्री फ्लो वन कंट्री टू अनदर कंट्री तेज़ी से बढ़ने लगा। तो ऐसे फेज़ में आपको ज़रूरत पड़ी कि आप फॉरेन करेंसीज़ के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट कर सकें। फॉरेन करेंसी ऑप्शंस आर यूज्ड बाय डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट। डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज आपके ऑप्शंस यूज़ करते हैं। एग्जांपल, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स, बैंकर्स, ट्रेडर्स एंड फाइनेंशियर्स। जितनी भी पार्टीज हैं ये सब आपके इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेडिंग में अवेलेबल हैं। तो इनको मार्केट में अगर करेंसीज में के बिहाफ पे किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, आर्बिट्रेजर के बेस पे काम करना है, स्पेकुलेटर के बिहाफ पे काम करना है, तो ये आपके करेंसी ऑप्शंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। करेंसी ऑप्शंस आर डिवाइस्ड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट अनफेवरेबल मूवमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। प्रीवियसली अगर हम बात करें फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट की, तो यहाँ पे आपके मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपके ट्रांजैक्शंस पे जो रेट फिक्स कर लिया वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस की पॉसिबिलिटीज भी जनरेट करा सकते थे। लेकिन ये ऑप्शन ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया अपने इन्वेस्टर्स को कि मार्केट के जो अनफेवरेबल मूवमेंट्स हैं हम उनको एनालाइज करते हुए ऑप्शन के बिहाफ पे हमारे पास राइट अवेलेबल है कि हम जिस करेंसी में चाहें, जिस समय चाहें, जितनी क्वांटिटी में चाहें हम ट्रांजैक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स के लिए जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी वो कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोल में।
Like other options, instrument currency options are also financial instruments which give the option holder the right, not the obligation, to buy or sell a particular currency at a specific exchange rate, that is price, on or before an expiry date. जैसे अदर आपके अंडरलाइंग एसेट्स है वैसे ही करेंसी भी है कि यहाँ पे भी आप ऑन डेट या बिफोर एक्सपायरी डेट आप राइट के बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग पर्टिकुलर करेंसी की कर सकते हैं। हेयर द अंडरलाइंग एसेट इज द फॉरेन करेंसी, और यहाँ जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो फॉरेन करेंसी। हमारे लिए अगर बात करें तो रुपी छोड़ के सभी फॉरेन करेंसी है। किसी अदर कंट्री की बात कर लें तो वहाँ की होम करेंसी छोड़ के अदर जितनी भी करेंसीज हैं सब फॉरेन करेंसी। तो ओवरऑल जो आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो सिर्फ फॉरेन करेंसी के बेस पे करेंसी ऑप्शन में किए जाएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। लास्ट टॉपिक दैट इज ब्लैक-स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये आपका एक ऑप्शन प्राइसिंग का मॉडल है जिसको बेसिकली आपके इंक्लूड किया गया है कुछ एजम्पशंस के बिहाफ पे। ब्लैक-स्कॉल इन्होंने डिराइव किया था ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को। इन्होंने एट लास्ट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया है। इन्होंने जितना भी चीज़ें इन्वॉल्व किया है ये ट्रायल बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम में ट्रायल लेते हो तो डिफाइंड होते हैं आपके ट्रायल। तो ये डिफाइंड जो आपके लिए ट्रायल है ये आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अप डाउन ये आपके लिए डिफाइंड है। तो आपने कुछ स्पेसिफिक आपने ट्रायल्स को इम्प्लीमेंट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी में आपके पास सॉल्यूशन आया आइदर यस और नो। तो इन्होंने इसके बेसिस पे डिफाइन किया कि ऑप्शन कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ एजम्पशंस को फोकस करते हैं। चलिए तो देखते हैं इस मॉडल को। इन केस द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ ये आपका कहलाता है स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज़ को ले रखा है और उसके बिहाफ पे आप हर स्टेप में येस और नो के बिहाफ पे आप प्रोबेबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ट्रायल होगा यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 1 यूनिट से लेकर के आपके इनफाइनाइट यूनिट्स तक जा सकता है, लेकिन हम ट्रायल हमेशा फिक्स लेके चलते हैं कि फिक्स ट्रायल के बेस पे आपका जो आउटकम है वो 1 भी हो सकता है, यानी आपका आंसर यस में अगर आ रहा है तो 1 भी यस हो सकता है और इनफाइनाइट भी आपकी यस हो सकती है। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। इन केस द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपने स्पेसिफिक ट्रायल्स ले रखे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब जो आपका आउटकम आ रहा है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इक्विटी शेयर है, मान लीजिए मार्केट में आपके जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अप डाउन दोनों होते हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्पेसिफिक हैं या इनफाइनाइट हम इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, स्पेसिफिक में लगाते हैं। तो हमारा जो ट्रायल है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे, और जो अप्रोच है वो 1 टू इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है। हम 1 टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी लेवल तक भी जा सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल बेस्ड होगा। नॉर्मल मतलब अप डाउन की सिचुएशंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी, क्योंकि जब तक अप डाउन नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तब तक आप ऑप्शन के बिहाफ पे अपनी प्राइसिंग को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ब्लैक-स्कॉल्स यहाँ पे प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन करा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रायल्स के बिहाफ पे कि हमने अपने लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग एसेट सेलेक्ट कर लिए और उसके बिहाफ पे हमने जब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाई तो उस प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं उन फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे हमारा जो आउटकम आएगा वो 1 टाइम का भी आउटकम हो सकता है और इनफाइनाइट टाइम्स का भी आउटकम हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमने कितनी बार अपने ट्रायल्स को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Black-Scholes provided a derivation from an option pricing model based on the assumption that the natural log of stock price relative will be normally distributed। Black-Scholes इन्होंने एक डेरिवेशन प्रोवाइड किया ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए कि ऑप्शन के बिहाफ पे आपकी प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने एज्यूम किया कि जो आपकी स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस का मतलब आपके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनका जो लॉग है, लॉग मतलब जो बल्क में आप स्टॉक लेके चल रहे हो,
विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉर्मली मतलब कुछ स्पेसिफिक ट्रायल्स पे होगा और मार्केट में अप डाउन के फ्लक्चुएशंस पे होगा, यानी आपके ना मार्केट में इनफाइनाइट अप हो जाएगा ना इनफाइनाइट डाउन हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आपके फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। नाउ सी द assumptions ऑफ दिस मॉडल। पहला assumption, देयर एग्जिस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल ऑफ स्टॉक एंड राइटिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने स्टॉक यानी अंडरलाइंग एसेट को शॉर्ट लेवल पे सेल भी कर सकते हो, और राइटिंग मतलब शॉर्ट लेवल पे आप कॉल ऑप्शन करके आप उसकी परचेजिंग भी कर सकते हो। यानी बाइंग सेलिंग शॉर्ट टाइम में भी कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस के बेस पे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कराएंगे। यानी आप एज अ स्पेकुलेटर शॉर्ट टर्म में इनफाइनाइट ट्रेडिंग ऑपरेट कर सकते हो और प्राइसिंग के फ्लक्चुएशन से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देयर आर नो टैक्सेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक एंड ऑप्शन, यहाँ पे स्टॉक्स की कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग इन्वॉल्व की गई है, यानी अंडरलाइंग एसेट को आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे राइट के बिहाफ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट रिस्क फ्री बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट, यहाँ पे आपके लिए एग्जिस्ट कराया गया है रिस्क फ्री बोरोइंग और लेंडिंग रेट। जो आपके लिए बोरोइंग और लेंडिंग रेट है वो रिस्क फ्री हमेशा कांस्टेंट है, यानी अगर आप बोरो करोगे या लेंड करोगे दोनों ही केस में आपके लिए जो रिस्क है वो कांस्टेंट है और रिस्क फ्री है, यानी यहाँ पर रिस्क की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्केट नॉर्मली आपके लिए रिस्क तब जनरेट कराती है जब आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेंज ऑफ पोटेंशियल स्टॉक प्राइसेस कॉन्टिन्यूअस। जो भी आपकी पोटेंशियल स्टॉक है यानी जो भी आप ट्रायल्स ले रहे हो वो आपकी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रेंज मार्केट में एग्जिस्ट करेगी, यानी आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो मार्केट में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे प्राइसिंग को फ्लक्चुएशन कराता रहेगा और मार्केट में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। आप अपनी बाइंग सेलिंग ऑपरेट करते रहो। द अंडरलाइंग स्टॉक विल पे नो डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। जो भी आपके अंडरलाइंग स्टॉक है यानी इक्विटी है वो किसी तरीके का कोई भी डिविडेंड जब तक आप ऑप्शन ऑपरेट कर रहे हो वो पे आउट नहीं करेंगे। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन इट्स एक्सपायरेशन डेट, दैट इज इट इज अ यूरोपियन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन जो ऑपरेट होगा वो किस फॉर्म में होगा? एक्सपायरी डेट पे होगा। तो एक्सपायरी डेट पे हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है? यूरोपियन ऑप्शन। शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनफाइनाइट डिस्प्ले। स्टॉक के जो शेयर्स हैं यानी इक्विटी शेयर्स और ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनफाइनाइट लेवल पे आपके अवेलेबल रहेंगे। इन्फिनिटली डिविजिबल यानी इनफाइनाइट लेवल पे आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। इतनी बात आई थिंक क्लियर है। चलिए इसका एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस दैट इन्वेस्टर बिहेवियर इज रिस्क न्यूट्रल। जब ऊपर बात हो गई कि एजम्पशन लिया गया है कि रिस्क फ्री बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट है, तो यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो रिस्क को लेकर न्यूट्रल, कि उसके लिए रिस्क फ्री की पोजीशन अवेलेबल है तो रिस्क उसके लिए न्यूट्रल की पोजीशन पे अवेलेबल। दैट इज इन्वेस्टर्स प्राइस ऑप्शंस एज दो दे आर रिस्क न्यूट्रल। तो इन्वेस्टर का जो प्राइस ऑप्शन है वो भी किस पे बेस्ड होगा? रिस्क न्यूट्रल पे, बिकॉज दे कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट रिस्कलेस हेजेस कंप्राइजिंग ऑफ ऑप्शन एंड देयर अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो जो भी वो ऑप्शंस में अंडरलाइंग सिक्योरिटी लेगा वो आपका हमेशा रिस्कलेस हेज के बेस पे होगा, कि हमेशा वही इंस्ट्रूमेंट आपके फोकस किए जाएंगे जहां पे आपके रिस्क फ्री पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि रिस्क की पोजीशन क्या है? न्यूट्रल है। ये एज्यूम किया गया है। From an application perspective, one of the most useful aspect of the Black-Scholes model is that it only requires 5 input। इस पूरे इनके मॉडल में मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट जो है कि इन्होंने अपने मॉडल में सिर्फ 5 फैक्टर्स इनपुट के फॉर्म में लिए हैं, अदर फैक्टर्स आपके इग्नोर किए गए हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द वेरिएंस ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक रिटर्न्स, ऑल ऑफ दीज इनपुट्स आर। अदर जो एक्सेप्शन से दिए गए 5 जो लिए गए हैं वेरिएंस का मतलब जो आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है वो अंडरलाइंग एसेट स्टॉक ऑप्शंस आपके कुछ 5 इस तरीके हैं। पहला, द करंट स्टॉक प्राइस दैट इज SO यूज द मोस्ट रीसेंट कोड। हमेशा यहाँ पे फोकस क्या होगा ऑप्शन में? करंट स्टॉक प्राइस।
यानी पहले से कोई प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। जो करंट आपकी मार्केट में स्टॉक प्राइस है, यानी जो स्पॉट प्राइस अवेलेबल है, उसी पे नॉर्मली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए रिस्क की पोजीशन जीरो। रीज़न, एज एन इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप करंट प्राइस पे अगर खरीद रहे हो, इसका मतलब आपके लिए ये सूटेबल प्राइस है। तो ऐसे फेज में आप ये मान के चलते हो कि हम रिस्क फ्री की पोजीशन में है। सेकंड, द वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक, दैट इज एसडी स्क्वायर। वेरिएंस जो आपका होगा वो आपका रिटर्न पे हमेशा अवेलेबल होगा, यानी एसडी स्क्वायर के बेस पे ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यानी रिस्क अवेलेबल है बट रिस्क किस बेस पे है, न्यूट्रल के बेस पे। थर्ड वन, द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी, प्राइस एट विच द इन्वेस्टर, दैट इज द पर्सन हु वांट टू इन्वेस्ट ट्रेड ऑप्शन, यानी वो आपका इन्वेस्टर जो खरीदना या बेचना चाहता है किसी अंडरलाइंग आपकी सिक्योरिटी को, तो जो ट्रेड ऑप्शन में जिस प्राइस पे वो करना चाहता है वो प्राइस आपकी एक्सरसाइज, यानी जिस प्राइस पे आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो वो आपके लिए एक्सरसाइज प्राइस है। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सरसाइज प्राइस होगी ऑप्शन में, यानी राइट टू बाय, राइट टू सेल, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल कराई जाएगी। द टाइम टू मैच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मैच्योरिटी का जो टाइम होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया होगा। एंड द रिस्क फ्री रिटर्न रेट, यूज आ ट्रेजरी इशू रेट विद एन एप्रोप्रिएट टर्म टू मैच्योरिटी। और जो रिस्क फ्री का आपका रिटर्न रेट होगा, यानी रिस्क फ्री की पोजीशन पे अगर आप रहोगे तो वहाँ पे भी आपके लिए जो भी रेट है वो प्री डिफाइंड बताया जाएगा। यानी रिस्क फ्री रेट तो आपके लिए फिक्स्ड अवेलेबल है ही है, उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो तो वो रिस्क आपके लिए रिटर्न्स के बिहाफ पे स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, यानी रिस्क ज़्यादा की पॉसिबिलिटीज़ में रिटर्न की ज़्यादा की पॉसिबिलिटीज़ रिस्क पे आपके बेस्ड हो जाएगी। तो आई थिंक ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द फॉलोइंग लेस easily obtained factors are not required as model input। ये 5 फैक्टर तो लिए गए, यानी ट्रायल के बेस पे ये 5 आपके फैक्टर्स इनपुट किए गए हैं, लेकिन जो इजीली अवेलेबल आपके लिए ऑब्टेन्ड फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर किया गया है। पहला, द एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द स्टॉक। हर एक इन्वेस्टर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और उसके अगेंस्ट में कुछ रिक्वायर्ड रिटर्न उसे मिलता भी है, तो ये आपका यहाँ पे स्टॉक या ऑप्शन के अगेंस्ट में इग्नोर किया गया है। दूसरा, इन्वेस्टर एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क। इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड है ये एज्यूम कर लिया गया है कि रिस्क न्यूट्रल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है रिस्क को लेकर के, इसका भी एनालिसिस कहीं नहीं किया गया है। तो ओवरऑल ये मॉडल ये बताना चाह रहा है कि अगर आप मार्केट में अपने ऑप्शन के बेस पे प्राइसिंग को फिक्स करना चाहते हो तो पहली चीज, आप जो ट्रांजैक्शन ऑपरेट करो वो करंट प्राइस पे ऑपरेट करो। अगर आप किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो प्री डिफाइंड आपके लिए रेट अवेलेबल होना चाहिए, टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हमेशा मैच्योरिटी डेट पे होगा, यानी यूरोपियन ऑप्शन आपका इंप्लीमेंट होगा, और यहाँ पे रिस्क फ्री रेट रिटर्न के फॉर्म में हमेशा फिक्स्ड अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में उस रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा रिस्क लेते हो तो वहाँ पे आपके जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा उस तरीके, यानी आपके यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट कहा गया, द वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक, यानी स्टॉक में आपका जो रिटर्न है वो उसी रेशियो में बढ़ेगा जैसे जैसे आप रिस्क अपना बढ़ाते चलोगे। रिस्क आपका बढ़ेगा तो रिटर्न की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइसिंग का रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बेस किया गया है कुछ रिस्क फ्री पे और कुछ बेस किया गया है रिस्क पे, लेकिन इन्वेस्टर के रिस्क को एज्यूम कर लिया गया है कि रिस्क न्यूट्रल है। यहाँ पे इन्वेस्टर के एटीट्यूड को एनालाइज नहीं किया गया है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है रिस्क के अगेंस्ट, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का एटीट्यूड सेम नहीं होता। बट यहाँ पे एक असम्पशन लिया गया है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर का रिस्क है वो न्यूट्रल है। तो रिस्क न्यूट्रल है तो ऐसे फेज में उसे सिर्फ रिटर्न कौन सा मिलेगा, रिस्क फ्री रेट। तो आई थिंक ये मॉडल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था यूनिट 3 का। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की यूनिट 3 कंप्लीट है। ये जितनी भी चीज़ें आपके इस पूरे वीडियो में मैंने डिस्कस की है, नोट्स के साथ ये सारी चीज़ें आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, और समझने के बाद कहीं डाउट होगा तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।